Good morning, friends. Welcome back to science classes of Dr. Raman Lohiya डिग्री कॉलेज। दोस्तों, हम डीएलए सेकेंड सेमेस्टर के साइंस को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हमने जीवों की संरचना का एक चैप्टर हम लोगों ने लिया है पढ़ने के लिए। जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था कि कोशिका क्या होती है, ठीक, और कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका के टाइप देखे थे हम। और आज हम लोग एक कोशिका की संरचना का स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। साथ ही में जो उसके सेल ऑर्गेनेल्स है उसके भी बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम जल्दी से रिपीट कर दें कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोग पढ़ा थे कोशिका क्या होता है। तो उसमें हमने बताया था कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं, आप पिछला वीडियो देखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। फिर कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, जीवन की इकाई किसे बोला जाता है। ये तमाम सारे क्वेश्चन आपके सामने रखा था, उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आज हम लोग को देखना है, उसमें टाइप भी मैंने बताया था कि किस बेसिस पे क्या नाम है, केंद्रक की बेसिस पे कोशिका कितने प्रकार की होती है, सेल वॉल की बेसिस पे कितने प्रकार की होती है, कोशिका किस नंबर पे यानी कि संख्या के आधार पे कोशिका कितने प्रकार की होती है। ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में आपको भेजी गई हैं, उसको आप देख लीजिएगा डिटेल में। छोटा ही छोटा वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप आसानी से उसको देख सको और समझ सको। फिर आगे के लेक्चर में वहीं से कंटिन्यू किया जाता है। आज का जो मेन टॉपिक है वो कोशिका की संरचना है। कोशिका की संरचना में मेनली क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका का ये स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया था। जल्दी से बताते हैं आपको कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक जो होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है, सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। एक ही कोशिका का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्टडी हम दोनों में कर लेंगे। आपको जो नोट्स भेजा गया है, लिंक किया गया है या लिंक कर दिया जाएगा, उसमें ये बताया गया है कि कोशिका जो होती है वो मेनली क्या होती है, सेल वाल की बेसिस पे दो प्रकार की होती है। एक जो होती है उसको पौधे पादप कोशिका बोलते हैं, एक को बोलते हैं क्या, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में सेल वाल क्या होता है, पादप कोशिका में सेल वाल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो एक ही संरचना में, एक ही कोशिका की संरचना में हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को भी देखते चलेंगे। जो कोशिकांग जो क्या नाम है उस कोशिका के भाग प्लांट सेल में पाए जाएंगे उसको वहाँ पे इंडिकेट कर दिया जाएगा, जो एनिमल सेल में पाए जाएंगे वो एनिमल सेल में इंडिकेट कर दिया जाएगा। फिलहाल जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया वो क्या नाम है, पादप कोशिका का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, पादप कोशिकाएं क्या होती है, सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो एक कोशिका के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल। यह एक पौधे की यूकैरियोटिक कोशिका है। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। सारे को हम नाम से अभी जो लिखा हूँ उसको ले लेता हूँ, फिर एक एक को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में इसी सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी संरचना दिख रही है, उस संरचना में सबसे बाहर की तरफ ये रेड कलर की जो आउटर लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। अभी इस पर डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स को। ये ब्लू कलर की लाइन इसके नीचे जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये वैक्यूल्स हैं, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये यानी कि ये कोशिका की पूरा क्या होती है, संरचना होती है। बेटा, किसी भी कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए, हम मुख्यतः उस कोशिका को 3 भागों में बांट देते हैं। यानी कि एक कोशिका का अध्ययन आपको करना है, एक सेल का आपको स्टडी करना है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक को हम बोलते हैं आउटर सराउंडिंग, एक को हम क्या बोलते हैं, आउटर सराउंडिंग। आउटर सराउंडिंग का मतलब उस कोशिका के बाहरी आवरण को हम स्टडी करते हैं। तो इस सेल में क्या नाम है, जो बाहरी आवरण है, इस सेल में जो क्या नाम है, तो बाहरी आवरण है वो मुख्यतः कौन कौन सी चीजें हैं, 2 बाहरी आवरण है। ये एक सेल वॉल है और एक क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यानी कि आउटर सराउंडिंग में हमको 2 चीजें पढ़नी है, एक क्या, सेल मेम्ब्रेन ये पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा पढ़ना है हमको क्या, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, ये दूसरा ये पढ़ना है। यानी कि ये दोनों मिला के हमको एक चीज मिल जाता है, आउटर सराउंडिंग। यानी कि सेल को अगर स्टडी करना है तो हम आउटर सराउंडिंग को यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को पढ़ते हैं। जो दूसरा भी स्टडी करना है यानी कि कोशिका की स्टडी करने के लिए हमें न्यूक्लियस को पढ़ना जरूरी होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। यानी कि ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की जो संरचना है, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस, यानी कि इसको हम बोलते हैं केंद्रक। ये दूसरी संरचना होती है। और सी जो हमको स्टडी करना होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य, इसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य का नाम देते हैं।
यानी कि एक कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम कोशिका को 3 भागों में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं बाहरी आवरण, और इस बाहरी आवरण में हमको 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक सेल वॉल पढ़ना होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना होता है। दूसरा चीज़ हमको पढ़ना होता है न्यूक्लियस, जिसको बारे में हमको डिटेल में पढ़ना होता है केंद्रक, और तीसरा जो होता है वो साइटोप्लाज्म पढ़ना होता है जीव द्रव्य। तो हम चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एक एक करके हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, एक कोशिका में सबसे बाहर की तरफ जो संरचना पाई जाती है, यानी कि पौधों की कोशिका में सबसे, ये क्योंकि पौधे की कोशिका है इसलिए पौधों कोशिका के बारे में बताएंगे। ये पौधे की कोशिका है और पौधे की कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति का नाम देते हैं। यानी कि पौधों कोशिका में सबसे बाहरी सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। जबकि जंतु की कोशिका जो होती है उसमें सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति क्योंकि जंतुओं में नहीं पाई जाती है इसलिए इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली ही आवरण होता है। जबकि पौधों की कोशिका में क्या होता है, सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। अब इस सेल वॉल की अगर हम बात करें, एक एक को हम डिस्कस करते चलेंगे। अगर हम सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति क्या है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बताएंगे, आपके लेवल पे जो होगा वही चीज़ें बताएंगे। सेल वॉल क्या होती है, आप कह सकते हो कोशिका भित्ति की क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल होती है वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम सेल वॉल की। पौधे की कोशिका की जो सबसे बाहरी आवरण होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो मेनली क्या करती है, पौधे की एक कोशिका जो होती है उसको क्या करती है, इंजरी से बचाती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। यानी कि किसी घाव से, किसी पैथोजन से, यानी पैथोजन मतलब होता है किसी क्या नाम है, रोग उत्पन्न करने वालों से इसकी क्या करती है, रक्षा करती है। तो आप एक लाइन में कह सकते हो, कोशिका भित्ति कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होती है जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। किससे? मैकेनिकल इंजरी से, पैथोजन से, बैक्टीरिया से या किसी चीज़ों से भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तमाम सारी चीज़ों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप याद रखिएगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो याद रखिएगा, पौधों की अगर बात की जाए, अगर पौधों की बात की जाए तो पौधों की कोशिका भित्ति क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? ये पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अगर आपसे बात की जाए कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आपसे पूछा जाए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति यानी फंगस की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप याद रखिएगा इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है, काइटिन से बनी होती है। बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी की क्लास में तो पूरा डिटेल में करते हैं, लेकिन डीएलएड में वही चीज़ें मैं बस बताऊंगा जिसकी ज़रूरत आपको हो। आपको बस इतना जानना है डीएलएड में कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो पौधों की कोशिका के सबसे बाहरी तरफ जो आवरण होता है, जो पौधों की कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी को हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की पौधों की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इतना आप जानते रहो, ये बहुत ज़्यादा क्या नाम है आपके लिए, क्या नाम है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और भी इसके बारे में जानना हो तो आप बता सकते हो कि ये क्या करती है, कोशिका भित्ति कोशिका को क्या करती है, एक रिजिडिटी यानी कि कठोरता प्रदान करती है, एक सेल को क्या करती है, शेप आकार देने का काम करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। डिटेल में वैसे और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं जो आउटर सराउंडिंग है, तो आपने देखा ये क्या है, कोशिका भित्ति। अगर और भी कुछ जानना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप क्या नाम है कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। दूसरा चीज़ अगर आपको आज जो पढ़ना है उसके नीचे वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको देखते हैं हम लोग कि ये क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अगर पौधों की कोशिका की बात करें तो कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे एक और लचीली अर्धपारगम या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि चयनात्मक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम कोशिका झिल्ली का नाम देते हैं। यह कोशिका झिल्ली जो होती है बड़ा इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, पौधों की एनिमल कोशिकाओं में। एनिमल कोशिकाओं में यह कोशिका झिल्ली क्या होती है, सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, यानी कि उसकी आउटर सराउंडिंग होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसके एनिमल सेल को क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें, ये कोशिका झिल्ली क्या होती है, अगर एनिमल सेल में होगी तो सबसे बाहरी आवरण होगी, और पौधों की कोशिका में होगी तो कोशिका झिल्ली भित्ति के नीचे यह आवरण क्या होती है, पाई जाती है। फिर कोशिका झिल्ली से रिलेटेड एक क्या नाम है, बहुत क्या नाम है इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
बेटा ये बड़ा डिटेल में आपको करना होता है, मैं थोड़े से शब्दों में इसको बताता हूँ। ये साइंस की क्लास में पढ़ाया जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? तो 1972 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर, ये याद रखिएगा, और सिंगर और निकोलसन। ये दो साइंटिस्ट थे, क्या नाम है? सिंगर और निकोलसन। ये सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक मॉडल तैयार किया, यानी कि कोशिका झिल्ली को का स्टडी करने के लिए एक मॉडल तैयार किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके बारे में इन्होंने बताया। इसमें क्या बताया कि कोशिका झिल्ली जो होती है, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बताता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की। और इस लिपिड में कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। क्या कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं। जबकि ये कोशिका झिल्ली और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और ये प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक और एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक। एक को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक बोलते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो कोशिका झिल्ली के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था, जो 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली जो होती है वो मेनली क्या होती है? 2 लेयर मोटे लिपिड, और उस लिपिड को हम फास्फोलिपिड कहते हैं। फास्फोलिपिड तथा 2 प्रकार के प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक मतलब आउटर मतलब बाहरी प्रोटीन, और इंट्रिंसिक मतलब अंदरी प्रोटीन यानी कि आंतरिक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसकी संरचना हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी में दिखा दें। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें क्या होते हैं आप देखते जाओ। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, बस आपको ये याद रखना कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था और ये क्या था। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो इसमें क्या होता है ना, ये ऐसी संरचना होती है, इसी को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। क्या होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को बताया है, और उस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर मोटे लिपिड लेयर से, देखो एक ये लिपिड लेयर है और एक ये लिपिड लेयर है, ये 2 लेयर लिपिड लेयर से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं फास्फोलिपिड। और 2 टाइप ऑफ प्रोटीन, यानी कि 2 प्रकार के प्रोटीन से बना होता है। अगर ये प्रोटीन बाहर की तरफ निकला है तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ये अंदर है तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड जो होता है फास्फोलिपिड होता है, और प्रोटीन जो होता है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। इसी को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। तो ये प्लांट सेल में या एनिमल सेल की अगर बात की जाए तो कहोगे एनिमल सेल में क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होती है, जो कोशिका को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, और क्या करती है? उसको सेफ प्रोवाइड करती है, और क्या करती है? इंजरी से बचाती है। ये सारी चीज़ें लिखोगे। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है, कभी कभी क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये हुआ कि जिसको चाहेगी उसी आयन को या कण को आने देगी, और जिसको नहीं चाहेगी उसको आने जाने नहीं देगी। तो ये सेलेक्टिवली क्या होती है? परमिएबल होती है। यही जो कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये ऑस्मोसिस में हेल्प करती है। यही जो होती है वो डिफ्यूजन में हेल्प करती है। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन भी आता है बाद में। सिंपल सी बात है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। दोनों डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में यही कंडीशन होते हैं। तो आप बस ये याद रखना प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो ये 2 चीज़ें आपने देखा जो आउटर मेम्ब्रेन की तरह काम किया, यानी कि कोशिका की स्टडी करने में हम उसको क्या कर सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। एक को हमने बोला आउटर मेम्ब्रेन, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन और क्या नाम है सेल वाल को देखा। दूसरा हमको पढ़ना होता है न्यूक्लियस, और तीसरा पढ़ना होता है साइटोप्लाज्म। तो अभी हमको दूसरा चीज़ पढ़ना है क्या? न्यूक्लियस क्या होता है। दूसरा हमको पढ़ना है क्या कि न्यूक्लियस क्या होता है। इसको हम बोलते हैं बेटा केंद्रक। इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो पूरी कोशिका का स्ट्रक्चर है उसमें ये ब्लैक कलर की जो इतनी बड़ी संरचना है जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इस केंद्रक में जो ये आउटर, यहाँ पे मैं इसको बड़ा सा बनाता हूँ और ध्यान से आप देखिएगा कि ये क्या क्या होता है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो होता है वो केंद्रक का होता है। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि केंद्रक के आधार पे ही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक को हमने बोला था कि
प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक को बोला था यूकैरियोटिक कोशिका। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वह होती हैं जिसमें केंद्रक क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। वहाँ पे वो सारी चीज़ें बताई थी, आज फिर से मैं बता रहा हूँ। केंद्रक क्या होता है, कोशिका के क्या नाम है, सेंटर में एक क्या होती है, जो सब क्या होती है, एक लार्जेस्ट संरचना पाई जाती है जिसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं। केंद्रक में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें केंद्रक में जो सबसे बाहर की तरफ आवरण होता है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रक कला। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक कला। जिस प्रकार कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, उसी तरह केंद्रक के झिल्ली को हम केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलेमा के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ये न्यूक्लियोलेमा के अंदर जो होता है वो तरल लिक्विड मटेरियल जो भरा होता है उसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। जिस प्रकार सेल के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार केंद्रक के अंदर जो क्या होगा, द्रव्य भरा होगा, उसको केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियो प्लाज्म का नाम देते हैं। बात सुन रहे हैं, दो क्या नाम है, केंद्रक कलाओं के बीच में पोर पाया जाता है जिसको केंद्रक पोर बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, केंद्रक छिद्र बोला जाता है हिंदी में। और ये सेंटर में जो ये स्पॉट लाइट जो संरचना दिखाई दे रही है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका का नाम देते हैं, केंद्रिका। तो ये सारी चीजें आपने देखा। इसमें ये जो धागीनुमा संरचना है जो पूरे क्या नाम है केंद्रक द्रव्य में फैला हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। अब यही गुणसूत्र होते हैं जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, यानी कि क्रोमोसोम प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स। यानी कि ये क्या करते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं पैतृक लक्षणों को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी कि केंद्रक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये न्यूक्लियोलस जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की क्या नाम है, फैक्ट्री के नाम देते हैं, यानी कि राइबोसोम जो होते हैं उसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, और जो राइबोसोम होते हैं यहीं से बनते हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये केंद्रक होता है। यही केंद्रक जो है वो मेनली क्या होता है, किसी अगर कोशिका में पाया जाएगा, एकदम पूरी तरह से डेवलप होगा, विकसित होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, यूकैरियोटिक कोशिका। अगर इनमें से एक भी संरचनाएं अगर नहीं पाई गई तो वो केंद्रक क्या होता है, अल्प विकसित होता है, और यह केंद्रक जो होता है वो कहलाता है, वह जो कोशिका होगी जिसमें अल्प विकसित केंद्रक होगा उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम देते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें जो होता है मेनली क्या होते हैं, जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो पूरे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये सेल की पूरी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, सेल के ग्रोथ में भी केंद्रक क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे, एक क्या नाम है, जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है। ये हेरिडिटी ट्रेट्स को भी क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है। पहले ही दिन जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि केंद्रक की खोज जो किया था वो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का सबसे बड़ा क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होता है। इसको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन होता है उसी तरह से ये कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। ये कोशिका का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। इसी के द्वारा पूरी एक्टिविटी, जैसे ब्रेन ही क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो न्यूक्लियस करता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये न्यूक्लियस के बारे में आपने देखा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप क्या नाम है जानते हो। इसमें आपने जानते हो कि जो ये स्ट्रक्चर आप पाया जा रहा है, आप ये जो देख रहे हो कि जो स्ट्रक्चर है जिसको आप न्यूक्लियोलस बोलते हो, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री का नाम देते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अभी मैं और भी पॉइंट जब ये सब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, लाइसोसोम अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो सुसाइड बैग बोलते हैं। तो जो जैसे जैसे आएगा उसके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। बट अभी यहाँ पे जो पॉइंट बनता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलस को बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को बोलते हैं। यानी कि ये जो फैक्ट्री जो होती है प्रोटीन की फैक्ट्री को हम, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आप देखो ध्यान से, ये राइबोसोम अभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। लेकिन राइबोसोम क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियोलस जो होती है वो फैक्ट्री का काम करती है राइबोसोम के लिए। यानी कि राइबोसोम ओरिजिनेट होता है कहाँ से, न्यूक्लियोलस से, और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि न्यूक्लियोलस जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। या अब आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो केंद्रक से। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो केंद्रिका होती है वो मेनली क्या होती है, राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। केंद्रिका क्या होती है, राइबोसोम की। एक्चुअल में यही कहा जाएगा। अब कंफ्यूजन में मत आना, कंफ्यूज मत होना। आपको पूछा जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन, तो आप कहोगे राइबोसोम। आपसे पूछा जाए राइबोसोम की फैक्ट्री कौन, तो आप कहोगे क्या, न्यूक्लियोलस। तो ये सारी चीजें बेटा याद रखना। मैं जल्दी से न्यूक्लियोलस को एक बार और डिफाइन कर दूं कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, ये सेल ऑर्गेन्स, यानी कि इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेन्स। ये क्या होता है, पूरे सेल का सबसे बड़ा क्या होता है, कोशिकांग होता है, जो मेनली क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डेवलप्ड रूप से पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसकी जो संरचना का अगर स्टडी करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ जो सुरक्षात्मक आवरण इसमें होती है उसको हम केंद्रक कला के नाम से जानते हैं या केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और इसके बीच में जो पोर पाया जाता है कि उसको हम केंद्रक छिद्र बोलते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है, धागे नुमा जो संरचना होती है उसको हम गुणसूत्र का नाम देते हैं, जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। तो ये बेटा ये जो दो चीजें आज हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा जो है वो हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ, सेल ऑर्गेनेल्स को अगले दिन पढ़ेंगे। यानी कि दो चीजें आपने देखा, एक सेल की स्टडी के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक सेल की स्टडी के लिए तीन ही चीजों को हम पूरी कोशिका को तीन भागों में बांट देते हैं। एक को हम ये बोलते हैं ए, और दूसरे को अगर हम बोले तो न्यूक्लियस, इसको मैंने वो बी बोला, और बाकी जो सारी संरचनाएं दिखती हैं उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं सी। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, सी, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो ध्यान से देखिए साइटोप्लाज्म क्या है। ये आपने बोला था कोशिका झिल्ली, ठीक। तो एनिमल सेल रहेगा तो कोशिका झिल्ली, और प्लांट सेल रहेगा तब भी कोशिका झिल्ली। एंड डिफिनीशन कैसे बनाते हैं, तो आप बनाते हो कि कोशिका झिल्ली से घिरी हुई आकृति जो अर्ध पारगम, जो क्या होती है, तरल लिक्विड होती है, मतलब लिक्विड होती है। यानी कि ऐसा तरल पदार्थ जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जीव द्रव्य जीवन का क्या होता है, आधार होता है। किसने कहा था, पुरकिंजे ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरकिंजे ने कहा था जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का आधार होता है। और जीव द्रव्य क्या होता है, तो कोशिका, ये ब्लू वाली लाइन है, यानी कोशिका झिल्ली से घिरी हुई क्या होती है, तरल आकृति को ही हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है, यानी कि जीव द्रव्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं बाह्य द्रव्य और एक को बोलते हैं अंतः द्रव्य। एक को बोलते हैं हम एक्सोप्लाज्म और एक को बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म। कुछ है नहीं बेटा, ध्यान से देखो एक्सोप्लाज्म एंडोप्लाज्म क्या है। देखिए ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में ये अंदर वाला जो बाहर का हिस्सा है, ये चीज एक वो एकदम क्लियर है, किनारे किनारे। तो जो क्लियर किनारे वाला हिस्सा है उसको हम बाह्य द्रव्य बोलते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है, बाह्य द्रव्य और अंतर द्रव्य। बाह्य द्रव्य जो होता है वो मेनली क्या होता है, एकदम साफ होता है, पारदर्शी होता है, उसमें कोई कण क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। बल्कि अंतर द्रव्य वो होता है जो क्या होता है, जिसमें क्या होता है, अपारदर्शी होता है। यानी कि ये पारदर्शी होगा, ये अपारदर्शी होगा, ये कणिका विहीन होगा, ये कणिकामय होगा। यानी इसमें कण पाए जाएंगे, सॉरी इसमें कण नहीं पाए जाएंगे, इसमें क्या होंगे, कण पाए जाएंगे। ये अपारदर्शी होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्द्रव्य बोलते हैं। इसी अंतर्द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन कौन से कोशिकांग होंगे, तमाम सारे कोशिकांग होंगे। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्लोरोप्लास्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, हरित लवक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्या नाम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स,
तमाम सारे लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। तो एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे आपके सामने, सब में क्या नाम है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप भी परेशान हो गए, आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में देखते चलो। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें साइटोप्लाज्म को रिपीट करके इसके जो भी पार्ट्स हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस पे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही आपके लिए रहेगा। और याद रखना बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से लिख के आप हमसे पूछ सकते हो। कल इसके लिए क्या नाम है, आपको नंबर भी दिया गया है, आप हमसे फ़ोन करके भी बात करके आप पूछ सकते हो। कोई हेजिटेशन मत रखो। समय थोड़ा सा खराब चल रहा है कोरोना की वजह से, लेकिन आपकी परीक्षाएं जो हैं वो डिले तो हो रही हैं, बट क्या होगा आने वाले दिनों में, जब ये क्या होगा, जब लॉकडाउन से आप जब खुलोगे, बाहर आओगे, तो लगातार आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। उस समय आपके पास समय कम रहेगा। आप क्या नाम है, इसको धीरे धीरे रिपीट करते रहिए। और भी कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक, सेफ रहिए, स्टे होम। थैंक यू।